हेलो एवरीवन, एग्जाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट की। जनरल अवेयरनेस की मैंने पहले भी एमसीक्यू बेस्ड आपको प्रैक्टिस कराई है और आज की जो सीरीज है इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन आपको डिफरेंट सब्जेक्ट से मिलने वाले हैं जैसा कि आपके एग्जाम में आने को है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, सभी तरीके के आपको प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। आप 1 से लेके 100 तक के क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिएगा मेरे साथ साथ, और जितने क्वेश्चन आप इसमें कर पा रहे होंगे आप बताइएगा कि आपने 100 में से कितने सही क्वेश्चन खुद से किए हैं। जो क्वेश्चन आपको गलत हो गया हो या ना समझ में आया हो उसका क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा। जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो उसी क्वेश्चन को जाकर केवल उसको रिवीजन में ला लीजिएगा कि दोबारा आए तो वो आपसे गलती ना होने पाए। तो चलिए, आप लोग के पास टाइम बहुत कम है एग्जाम को देखते हुए, तो हम वीडियो शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बात और, यदि सॉल्व कराने में अगर कोई त्रुटि होती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप सभी लोग अपना क्वेश्चन बता देंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा था या क्वेश्चन कौन सा था जिसमें गलती हो गई है, और आप बता सकते हैं ताकि वो पिन कर दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में, तो सभी को सही राइट पता चल जाएगा। पर पूरी कोशिश रहती है 100% की एक भी गलती ना हो, लेकिन बाई चांस अगर ऐसा होता है तो आप ज़रूर सुझाव दें इस बारे में। आइए देखते हैं और एक एक जो है हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। चूँकि ज़्यादा क्वेश्चन है तो हम लोग जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप कम टाइम में 100 क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए। एक बात और थोड़ी सी बता दूं आपको, यूपीएससी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी जूनियर असिस्टेंट के लिए भी आपकी प्रैक्टिस सीरीज केवल शुरू की जाएगी। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, जिससे कि आपके जीके तो हर जगह आता है, आपका स्ट्रांग होगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए तो मैं आपको चीज़ें दे ही रही हूँ, तो साथ में मिलकर तैयारी करना है तो आप भी आ सकते हैं और आपको सारी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। आइए देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है। आपको बताना है कि अध्यादेश जो जारी करते हैं वो शक्ति किसके पास है। साथ साथ आपको ये भी पता चला इस क्वेश्चन से कि अध्यादेश के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया, तो अनुच्छेद 123। हर एक पॉइंट को याद करते चलेंगे और जितने मैंने यहाँ क्वेश्चन लिए सब आए हुए परीक्षा में हैं। तो बताइएगा, पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा है राज्यसभा के सभापति, तीसरा है राष्ट्रपति और डी ऑप्शन है महान्यायवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है 123 के अनुसार, लेकिन केवल राष्ट्रपति को नहीं है और राज्यपाल को भी है राज्यों में, लेकिन कुछ हद तक उनकी सीमाएं लिमिटेड हैं। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है, आपको बताना है। ऑप्शन सुनिएगा। फर्स्ट है आपातकाल की स्थिति में, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में, लोकसभा के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। इन चारों में से कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करना पड़ता है या वो कर सकता है, आपको बताना है राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में जो है राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आइए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने आपको बताया था आपको मिक्स्ड क्वेश्चन मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट से। अभी आपने पॉलिटी के सॉल्व किए 2 क्वेश्चन, अब ये आपके जो है ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन है, मानसून से। तो बताइएगा, मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं। मैंने आपको रबी की फसल, जायद की फसल और खरीफ की फसल सबके बारे में थोड़ा बताया था, पढ़े होंगे तो उसका आंसर सही से दीजिए। बताइएगा, मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है रबी की फसल, बी ऑप्शन है नगदी फसल, सी ऑप्शन है खरीफ फसल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। प्लीज़ राइट आंसर बताएं आपकी क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खरीफ की फसल। नेक्स्ट बताइएगा, भारत में सीमांत जोत का आकार कितना है। जो भारत में सीमांत जोत का आकार निर्धारित किया गया है कितना है। 5 हेक्टेयर से अधिक भूमि, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर तक, या 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, या 1 हेक्टेयर से कम। तो उसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 हेक्टेयर से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइए भारत में कृषि के लिए फसल वर्ष की अवधि होती है। जैसे वित्तीय वर्ष शुरू होता है ना 1 अप्रैल से, तो वही चीज़ पूछी जा रही है कि फसल वर्ष भी होता है। तो फसल वर्ष की अवधि पूछी जा रही है, कब होगी बताइएगा। पहला है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, बी ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च, सी ऑप्शन है 1 जून से 31 मई, डी ऑप्शन है 1 जुलाई से 30 जून। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई से लेके 30 जून तक राइट आंसर होगा, जो इस समय अभी आपका आने वाले टाइम में शुरू होगा। मतलब 1 जुलाई से शुरू होगा, 30 जून तक चलेगा पूरे साल। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है।
कल ये प्रश्न आया था, लेकिन ये थोड़ा दूसरे वे में पूछा गया था। तो बताइएगा, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? कृषि, उद्योग, सहकारिता या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि। ठीक है, प्राथमिक सेक्टर में आता है कृषि। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। बताइएगा, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन जो है अकादमी कहाँ पर है? ऑप्शन सुनेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है देहरादून, बी ऑप्शन है हैदराबाद, सी ऑप्शन नई दिल्ली और डी ऑप्शन है ईटानगर। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। हम लोग 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अब हम लोग 7 नंबर के क्वेश्चन पर हैं। बताएंगे, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित है? या तो आपको ये बताना है कि किस चीज़ के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड जो है शुरू किया गया था। ऑप्शन सुन लीजिए। सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए, प्रचुर मात्रा में अनाजों का उत्पाद बढ़ाने के लिए। इनमें से कौन सा सही होगा? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। ये प्रश्न कुछ इस तरीके से भी पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध है निम्नलिखित में से, दे देगा सिंचाई, दूध, बाढ़ या इनमें से कोई नहीं तो दूध से। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे आप। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गया है आपका। बताइए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? एक बात बता दूं, जितना मैंने आपको एक्सपेक्टेड एरियाज़ बताए थे और मैंने उसका रिवीजन भी आपको कराया है, अगर आपने वो पूरे चीज़ें एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए जितना मैंने बताई थी, तो क्वेश्चन आप देखेंगे जो लेबल रहता है यूनिवर्सिटी का जो पिछली बार रहा था उसी को टच करेगा। बताइएगा, वैसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? सुनिएगा, पहला ऑप्शन है बी एन गाडगिल, बी ऑप्शन है BKRV राव, सी ऑप्शन है PC महानोलोबिस और डी ऑप्शन है CN वकील। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, PC महानोलोबिस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला बताइएगा, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर हुई थी? 17 टोटल पंचवर्षीय योजना, 12 जो है जो पंचवर्षीय योजना जो चली थी, तो उसी में आपको जो इम्पोर्टेंट था केवल मैंने वही चीज़ें बताई थी। तो आपको बताना है खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की जो स्थापना हुई किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी उसके तहत की गई थी। नेक्स्ट है, वैसे भी आपको बताया ही गया था कि जब प्राथमिक पहली पंचवर्षीय योजना थी तो उस पर कृषि पर जोर दिया गया, जब दूसरा आया तो उद्योगों पर जोर दिया गया। तो जब औद्योगिकरण या औद्योगिक की बात आएगी तो आप दूसरी पंचवर्षीय योजना को ऑप्शन सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ये सभी आप देख रहे हैं सभी प्रश्न आए हुए हैं। नेक्स्ट बताइए, उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? तो द्वितीय योजना का मतलब यहाँ पंचवर्षीय योजना से है, तृतीय, चतुर्थ या 7th आपको बताना है कौन सा। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी औद्योगिकरण की बात होगी तो हमेशा सेकेंडरी की बात आएगी, द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखिए और बताइए, दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? आप बताएंगे किसको प्राथमिकता दी थी दूसरी योजना ने? तो भारी उद्योग को दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और तीसरी पूछा जाए तो सेवाओं को दिया गया था और पहले में कृषि को दिया गया था। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं, पहले में कृषि, दूसरे में उद्योग, तीसरे में सेवा। नेक्स्ट बताइएगा, ये आपके जो है ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। इस तरीके के आपको प्रश्न खूब देखने को मिलेंगे परीक्षा में। जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं खासतौर से MTS और क्लर्क लेवल के, उसमें इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलते हैं। बताएंगे आप लोग। बताइए कि निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को सहोदर भाई के नाम से जानते हैं? इसी तरीके से जुड़वा बहनें भी कहते हैं ग्रहों को। यहाँ पर फिलहाल आपसे पूछा गया है सहोदर भाई के नाम से किसको संज्ञा दी गई है? तो आप बताएंगे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बुध और शुक्र को, पृथ्वी और शुक्र, बृहस्पति और शनि, या डी ऑप्शन है अरुण और वरुण को। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हमारा हो जाएगा अरुण और वरुण को। ठीक है, अरुण और वरुण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बताइएगा,
सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है? ऑप्शन पहला बुध, बी ऑप्शन है शुक्र, सी ऑप्शन है मंगल, पृथ्वी। बताइए इनमें से कौन सा है जो कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, आपको बताना है। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे छोटा ग्रह क्या हो जाएगा? बुध होगा। मान लीजिए बुध न देता और दे देता शुक्र, मंगल, पृथ्वी या इनमें से कोई नहीं, तो देखिए यहाँ चूंकि बुध का नाम था इसलिए बुध है, ठीक है। और अगर ऐसा दे देता प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा ग्रह है, तो आपको एक सीक्वेंस सबका पता होना चाहिए कि जैसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, तो उसके बाद शुक्र का नंबर है, तो इस सीक्वेंस से पढ़े रहिएगा। ज़रूरी नहीं है ये बुध वाला ऑप्शन रहे, बुध हटा देगा बाकी ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो उस तरीके से तैयार रहिएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो इन चारों में से कि जो कि पृथ्वी से भी दूर है और सूर्य से भी बहुत दूर है, सर्वाधिक दूर जिसको कहेंगे, जैसे बुध, मंगल, नेपच्यून और शनि। बताइए कौन सा होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपच्यून। बताइएगा जो है वर्ष दीर्घतम होता है किस पर होता है? शनि पर, बृहस्पति पर, नेपच्यून पर या पृथ्वी पर होता है? जो वर्ष होता है वो दीर्घ किस में होगा? सबसे बड़ा जो वर्ष होता है किस में होता है? तो पृथ्वी का तो आपको पता ही है, लेकिन शनि, बृहस्पति और नेपच्यून का आपको नहीं पता होगा कि क्या होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपच्यून पर। अगला बताएंगे, सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? जो सौरमंडल है सबसे बाहरी ग्रह कौन सा है आपको बताना। तो सबसे बाहरी ग्रह भी आपका नेपच्यून है। देखिए नेपच्यून और नेपच्यून वही चीज़ है, यहाँ पर नेपच्यून लिखा हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, बताइएगा संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा बताइए? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका। आपको मैंने इसके बारे में बताया भी था कि किस तरीके से आप याद रखेंगे, बताएंगे आप लोग। तो सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। आपको याद करने का तरीका भी बताया गया था ना कि सबसे बड़ा क्या होता है? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा होता है, फिर आपका अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर उसके बाद आपका होता है नीचे यहाँ अंटार्कटिका हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया महाद्वीप। इस तरीके से याद करें, 1 2 3 4 इस तरीके से याद करेंगे, याद रहेगा। तो जब देखिए ज्योग्राफी जब भी पढ़िए, चाहे इंडियन चाहे वर्ल्ड, एक मैप को देखिए और पॉलिटिकल मैप खास तौर से, तो थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाता है कहाँ की बात कही जा रही है। अगला प्रश्न का आंसर देंगे आप लोग, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम? अभी मैंने आपको सीक्वेंस बताया, तो अगर वो छोटा है, सबसे छोटा महाद्वीप होगा तो उसका क्षेत्रफल भी कम ही होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि एशिया तो सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया ही 7वें नंबर पे है, तो ऑस्ट्रेलिया होगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 8वें महाद्वीप की भी खोज हो चुकी है, लेकिन अभी वो लिस्टेड नहीं है, या तो कहिए अभी मैपिंग के थ्रू उसको डिक्लेयर एकदम नहीं किया गया, इसलिए अभी हम 7 ही मानते हैं, ठीक है। अगला बताएंगे आप लोग कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप किसे कहेंगे? सफ़ेद। तो कहते हैं किसको बताइए? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि इधर आपका एशिया वाला भाग है, ये अफ्रीका, ये नीचे होता है यहाँ पर अंटार्कटिका, जो कि बर्फ़ से हमेशा ढका रहता है। इस वजह से ये इसको श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। सभी महाद्वीप जितने हैं सभी का कोई न कोई उपनाम है, सबकी एक क्वालिटी है, उससे प्रश्न बना करते हैं। तो जिसमें से ये एक प्रश्न था जो आपने अभी देखा। अब बताइएगा किस महाद्वीप को जो है किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं? जैसे अभी हमने यहाँ श्वेत महाद्वीप पढ़ा कि उसको अंटार्कटिका को कहते हैं, तो बताना है आपको कि प्रायद्वीपीय महाद्वीप जो है किस द्वीप को कहते हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है, बताइएगा। अरेबियन, कालाहारी, सहारा या थार, इनमें से कौन सा है जो कि विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि ऑप्शन में आपके दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग सहारा जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है पूरे विश्व में, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होगा? तो आप इसका राइट आंसर बताइए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें दक्षिण एशिया का, तो थार हो जाएगा।
देखिए अगर पूरे विश्व में पूछेगा सबसे बड़ा मरुस्थल तो सहारा है, लेकिन दक्षिण एशिया का पूछेगा तो थार। देखिए जैसे कोई मान लीजिए महाद्वीप है तो उसके भी तो जैसे मान लो यहाँ पे कोई महाद्वीप है, ठीक, इसका उत्तरी वाला ऊपर भाग हो जाएगा, नीचे दक्षिणी भाग हो जाएगा, उसी को कहा जा रहा है कि दक्षिण एशिया का जो मरुस्थल है सबसे बड़ा, उसका नाम बताइए। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है, आपको बताना है। गोबी मरुस्थल जो है किस देश में स्थित है, तो जो गोबी मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में है, भारत में है, मंगोलिया में है, या जो है पश्चिमी अफ्रीका में है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि मंगोलिया में है। गोबी मरुस्थल कहाँ है, मंगोलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आंसर। निम्नलिखित में कौन मरुस्थल नहीं है, आपको ये नाम सामने दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा मरुस्थल नहीं है। सुनिएगा, थारू, कालाहारी, सहारा, गोबी। अभी आपने पढ़ा कि गोबी भी मरुस्थल है, सहारा है, कालाहारी है, थारू कोई मरुस्थल का नाम नहीं होता है, ठीक है, थार होता है, थारू नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, विश्व का सबसे बड़ा महासागर बताइए कौन सा है, ठीक है। अभी हम लोग महाद्वीप को पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर महासागर को पूछा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर क्या है, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। जब आप ग्लोब देखते हैं, जैसे इस तरीके से ग्लोब है ना, तो ग्लोब में आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे जो है महाद्वीपों को दर्शाया जाता है। इधर भी आपको प्रशांत महासागर दिखाई देता है और इधर भी जापान वाले साइड में भी प्रशांत महासागर। और इसी मैप को जो आप मैप खरीदते हैं, फिजिकल मैप खरीदिए उसका, तो इस तरीके से खुला होता है पूरा चार्ट, तो हमें इधर भी उसका कुछ एरिया दिखाई देता है और इधर भी, ठीक है। और उसी ग्लोब को जब कर लेते हैं इकट्ठा तो ये दोनों साइड हमें दिखाई देता है, ठीक है। और अटलांटिक महासागर ये बीच वाला जो एस के आकार का बीच में आता है, जो द्वीपों के बीच, जैसे यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिणी अमेरिका हो जाता है, यहाँ अफ्रीका है, और यहाँ पे आपका एशिया, यहाँ यूरोप, ये वाला जो एस के आकार का आता है यही आपका अटलांटिक महासागर हो जाता है, ठीक है। हिंद महासागर से तो आप परिचित ही होंगे क्योंकि भारत के जस्ट नीचे आप देखते हैं ना हिंद महासागर। तो इसके अकॉर्डिंग विश्व का सबसे जो है बड़ा महासागर कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए, सबसे छोटा महासागर कौन सा है। सबसे बड़ा तो हमने बताया कि आपको प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है, सबसे छोटे का नाम बताना है। ऑप्शन ए प्रशांत, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी आपने पढ़ा। अब इन तीनों में बताइए कि अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर, इनमें से कौन सबसे छोटा जो है महासागर है। तो अकॉर्डिंग इसके हो जाएगा आर्कटिक, आर्कटिक जो है छोटा है, ठीक है। आर्कटिक जो देखिए इसमें कंफ्यूज में जो आप जो अभी पढ़े थे अंटार्कटिक, अंटार्कटिक जो है वो महाद्वीप होता है, महासागर ऊपर है यहाँ पर दिखाई देता है, वो आर्कटिक है, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से ये नाम थोड़ा सिमिलर है ना, अंटार्कटिक, आर्कटिक, इसलिए कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसको आराम से बैठ के एक दो बार अपने मन में सोच लीजिएगा कि क्या होता है। जिनको कन्फ्यूज़न होती है उनके लिए बता रही हूँ, तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा आर्कटिक और अंटार्कटिक में, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब बताइए यहाँ पर निम्नलिखित में किस महाद्वीप को छिपता हुआ महासागर कहते हैं। छिपता हुआ महासागर की संज्ञा किसको दी गई है। पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग बात करें तो क्या हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर को जो है छिपता हुआ महासागर की उपसंज्ञा दी गई है या उसके नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ जनगणना से आपको प्रश्न रखा गया है। जनगणना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ करते हैं। तो अब यहाँ से आपको जनगणना से आंसर देना है, तो चलिए फटाफट इसका आंसर देते चलेंगे आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। जब सबसे पहली बार भारत में जनगणना हुई उस वर्ष को अक्सर पूछता है, बताइए। 1861, 1772, 1881, 1882। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1872। 1872 में सबसे पहले जो है भारत में जनगणना कराई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई। अभी तो हमने ये देखा कि वो वर्ष था 1872, जब जो है जनगणना पहली बार हुई। तो 1872 में किसका शासन काल चल रहा था, वो उन्हीं के जो है कार्यकाल में संपन्न हुआ होगा। तो बताइए ऑप्शन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के टाइम में, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताएंगे,
भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति वर्ष जो है 10 वर्ष के अंतराल पर होने लगा। मतलब आपको ये बताना है कि पहली बार तो जनगणना आपको पता चल गया कि 1872 में हुई, लेकिन वो वर्ष बताना है आपको जब नियमित रूप से हर 10 वर्ष के बाद जो है जनगणना होने लगी। आपको पता है हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है, इसे 2011 में हुई है, उसी का हम लोग डेटा अभी पढ़ते हैं और इसी से पूछा जाता है। अभी जो नया डेटा अब तक आ जाना चाहिए, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा था, इस वजह से लेट हुआ और अभी भी उसका जो है पूरा डाटा सामने नहीं आया है। इस वजह से हर जगह अभी 2011 का ही डाटा लिया जाता है। तो वही बताना है कि कब ऐसा हुआ कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे शुरू हुआ था, ये आपको जो है डेट बताना है। तो कब हुआ था आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए। तो उसका राइट आंसर आपको बताना है कि भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर होने लगा था, तो 1872। एक क्वेश्चन आप थोड़ा सा राइट कर लीजिएगा। राइट क्या करना है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ही ऐसे लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको ये बताया था। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई, तो पहली बार जो संपन्न हुई थी, तो आप कह सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए किसके काल से नियमित जनगणना होने लगी, ऐसा प्रश्न होता है, तो वो जो है लॉर्ड मेयो भी ऑप्शन आता है, आपको कंफ्यूज नहीं होंगे। पहली बार जो संपन्न हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और लॉर्ड रिपन, ये दोनों लोगों का नाम आपको देखने को मिलता है। तो अगर ये क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुई, तो लॉर्ड रिपन मैंने जो बताया ये बिल्कुल सही है कि लॉर्ड रिपन। अगर यही क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि नियमित जनगणना कब से किसके शासनकाल में से, नियमित का मतलब कि हर 10 वर्ष पे शुरू हो गया होने, बीच में ब्रेक नहीं हो रहा है, तब अगर पूछा जाए ऐसा कह के, तो आप लॉर्ड मेयो बताइएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे इन दोनों में क्या अंतर है और किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। बाद में आपको कन्फ्यूज़न न हो, इसलिए यहीं पर आपको क्लियर कर दिया है। आगे देखिए, बताइएगा निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में वृहद विभाजन का वर्ष बताया गया। मतलब महान विभाजन जो है वर्ष जनगणना में किसको कहते हैं, 1931, 1911, 1921 या 1951 को। तो बताएंगे राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा 1921 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए और आगे देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। तो उसका राइट आंसर क्या हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1921। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए और इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी। तो अगर सीक्वेंस देखिए पूछा जाए 2011 वाली, तो 2011 में जब हुई थी तो ये 15वीं जनगणना थी। अब जो नया आएगा उसको 16वीं जनगणना मानेंगे, चाहे वो जब आए। आना चाहिए था तो पहले, अभी तो आया नहीं है ना 10 वर्ष बाद, लेकिन जब भी जारी हो जाएगा तो उसको हम 16वीं मानेंगे। फिलहाल अभी जो है 11वीं है। और यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन से नंबर का था ये जनगणना, मतलब 2011 वाला जो हुआ था, तो 5वीं, 8वीं या 7वीं या 6वीं, मतलब इसमें से आपको बताना है। तो 5वीं नहीं होगा, 6वीं भी गलत है, 7वीं जो है जनगणना नंबर था सिक्वेंसली कब, जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद। और शुरू से अगर काउंट करें तब 2011 वाला जो जनगणना था वो 15वां था। अगला बताइएगा जनगणना कितने वर्षों के बाद होता है एक बार, तो अभी बताया ही मैंने कि 10 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक बात बता रही हूँ कि जो ये मैंने 100 क्वेश्चन इसमें आपको कराए हैं, आप इसमें से आपको परीक्षा में इसमें से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी है पूरी, इस वजह से मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले हैं कि वहाँ से प्रश्न आपको आए। अगर आते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि मैंने जो चीज़ आपको कराई वहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। आपके तो पेपर होते ही हैं, साथ में हम कि मेरे भी हैं, कि देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे बताएंगे, नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिण राजस्थान की जनजाति कौन सी है। जनजाति, भाषा, बोली, इन सब से भी प्रश्न आएंगे एक दो। ठीक है, जो स्टैटिक आपके पोर्शन होते हैं वहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो बताएंगे नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाले जो राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान की जनजाति है वो कौन सी है। तो गारासिया है, मूर है, माया है या खासी है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गारसिया। नेक्स्ट बताइए, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। कौन सा राज्य है जहाँ पर भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भील जनजाति सबसे ज़्यादा एमपी यानी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? ऑप्शन सुनिएगा, मारिया, असुर और बदगा और सहरिया। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित जनजाति है? आपको ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा आपका बदगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? उत्तर प्रदेश में बात करें, सबसे ज़्यादा जनसंख्या मतलब किसकी है, किस जनजाति की है? थारू, बुक्सा, खरवार या बनरावत? बताएंगे आप लोग कौन सा सही होगा। यूपी के अकॉर्डिंग जो जनजाति पूछी जा रही है, तो थारू हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए क्योंकि यूपी से है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? इतनार, थारू, भील और मुंडा। देखिए, आपको पता होगा कि उत्तराखंड और यूपी तो पहले एक ही थे, बाद में 2009 में इसको अलग किया गया है। तो थारू जो जनजाति है दोनों में, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और सॉल्व करिएगा। आपको बताना है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तोतिए हिंद कहते हैं ना, किसे कहते हैं, किसको बोला जाता है? बताइए। मलिक मोहम्मद जायसी को, रसखान कवि को, और अमीर खुसरो को या अमीर हसन को? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और अमीर खुसरो का जन्म स्थल कहाँ पर है? एटा, कासगंज, कन्नौज या लखनऊ? चूँकि ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित तथ्य है तो ये भी पूछा जा सकता है। बताइए, अमीर खुसरो का जो है जन्म स्थल कहाँ पर है? तो एटा में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आंसर दीजिएगा। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? ये सेंटेंस किसी भी तरीके से दे सकता है। कुल मिला के आपको ये बताना है जो मोहिनी अट्टम नृत्य है वो कहाँ की है। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको सीरीज में प्रैक्टिस सेशन में कराया था। बताइए कौन सा सही होगा। ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल? मोहिनी अट्टम आपको बताना है। तो मोहिनी अट्टम की बात करें तो ये कहाँ का है? तो केरल का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम या भरतनाट्यम? बताइए कौन सा सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पूछा गया है कि कौन सा होगा। तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय देखिए कथकली होगा। मोहिनीअट्टम नो डाउट कि मोहिनीअट्टम भी केरल का है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित अगर पूछा जाएगा तो आप कथकली बताएंगे, मोहिनीअट्टम नहीं बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? बताइए, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से मानी जाती है? गुजरात, तमिलनाडु, केरल या ओडिशा? भरतनाट्यम के लिए कौन सा है सही आंसर आपको बताना है। तो भरतनाट्यम के लिए है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, कथकली अलग चीज़ है, कथक अलग है। ठीक है, कथकली जो है अभी आपने पढ़ा, जो आपकी कथकली है वो केरल की है, जबकि कथक की बात करें तो आपकी उत्तर भारत की है। ठीक है, उत्तर भारत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर भारत की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है आपको, मतलब इसमें से 3 जोड़े ऐसे हैं जो कि सुमेलित नहीं है, एक ही है जो कि सुमेलित है। बताइए कौन सा। जैसे भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश, तो ये हो नहीं सकता। आंध्र प्रदेश का क्या होता है? कुचिपुड़ी होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश ये भी गलत है। कथक तमिलनाडु होगा नहीं, उत्तर भारत होगा। कथकली केरल, तो हाँ ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट बताएंगे, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? बताइए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट या रास बिहारी घोष? बताएंगे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज के जो है संस्थापक को पूछा जा रहा है। तो 47 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस समय। तो क्या हो जाएगा? आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे आप लोग, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक, ये जो संस्थापक वाले प्रश्न है इसको रिवीजन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, अक्सर रिपीट होता है। बताइए फिलहाल, आर्य समाज के संस्थापक का नाम दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या एनी बेसेंट? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आ रहे होंगे। जो नहीं आएंगे आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई आपका आज एग्ज़ाम नहीं, एग्ज़ाम तो आपका 29 और 30 को होना है, ठीक है। सबका हर एक चीज़ स्ट्रांग नहीं होता, हर सब्जेक्ट मजबूत नहीं होता, तो किसी को अगर कोई पॉइंट वीक है तो घबराए नहीं, सब कुछ अच्छे से होगा। बस आप ईमानदारी से कोई भी परीक्षा देते हैं, पढ़िए तो होगा, ठीक है। आगे देखेंगे। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक हैं, आपको बताना है। राजा राम मोहन राय ने किस जो है समाज की स्थापना की या संस्थापक रहे? तो प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, राम कृष्ण मिशन की या आर्य समाज की? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट बताना है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सुन लीजिए। स्वामी विवेकानंद, बी ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? तो इसके अकॉर्डिंग जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। बताएंगे अगला, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है या किसे माना जाता है? जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित तथ्य आपको पढ़ाया गया था, तो बताइए कौन से हैं। तो ये तो आराम से आप बता सकते हैं, कौन है? महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर बी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध, स्वामी महावीर स्वामी या ऋषभ देव या अजातशत्रु? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम बुद्ध है। नेक्स्ट है, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? बताएंगे। गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर क्या होगा? सिख धर्म के प्रवर्तक। जो प्रवर्तक का मतलब है जिसने शुरुआत की या जिसने मतलब मेन उसकी स्थापना की, उसके सेंस में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा? तो गुरु नानक देव, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला बताइएगा, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? कुल मिला के पूछा ये जा रहा है महाभारत को और किस नाम से जानते हैं। इस तरीके से भी ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, तो बताएंगे रज्मनामा, हजमनामा, जय संहिता या पांडव विजय। तो महाभारत का प्रारंभिक नाम जो था, प्रारंभिक नाम था जय संहिता, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, प्राचीनतम हिंदू महाकाव्य कौन सा है? प्राचीनतम हिंदू महाकाव्य बताएंगे। महाभाष्य, रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी। बताइए कौन सा है प्राचीनतम हिंदू जो है महाकाव्य? इन दोनों में तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं आपको, ये दोनों में बताइए कौन सा है। तो रामायण होगा या महाभारत? तो रामायण होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, महाभारत का फारसी में अनुवाद जब किया गया तो उसका नाम एक रखा गया, तो बताइए जब फारसी में अनुवाद महाभारत का हुआ तो उसको किस नाम से जानते हैं? जैसे रज्मनामा, बी ऑप्शन है हजमनामा, सी ए अकबर या यार ए दानिश। क्या होगा राइट आंसर? तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रज्मनामा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जय संहिता भी कहते थे महाभारत को, अगर रज्मनामा भी पूछे किससे संबंधित है तो महाभारत से, ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? आपको बताना है। कुछ पर्व, ये सब स्टैटिक पोर्शन है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, बताएंगे आप लोग। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल से है? बताइए। सरहुल जो है तो ये कहाँ का है? तो झारखंड का है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो कर्मा का बताएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले से कर्मा रिलेट करता है, लेकिन इसका आंसर जो है झारखंड हो जाएगा, क्योंकि कर्मा जो है वो झारखंड से है, ठीक है। ये जनजाति भी एक है, मिलती है। बताएंगे ओणम, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ओणम कई बार रिपीट हुआ है। ओणम पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, कहाँ का है? ओणम किस राज्य का जो है आपको बताना है। तो ओणम जो है केरल का है। नेक्स्ट, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? बताइए। पोंगल केरल का है, तमिलनाडु का है, असम या कर्नाटक का है? दक्षिण भारत के जो राज्य हैं इनसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, जनजातियों से, त्योहारों से, क्योंकि इनकी जनजाति त्यौहार थोड़े अलग होते हैं। बताइए पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोंगल जो है तमिलनाडु का है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप लोग 61, प्रसिद्ध गोल गुंबज, गोल गुंबज सुने होंगे आप सभी लोग, आपको बताना है ये किस जिले में पड़ता है? बेलारी में, बीदर में, बीजापुर में या बालकोट में? बताइए प्रसिद्ध जो गोल गुंबज है वो कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बीजापुर में है। नेक्स्ट बताइए, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? जो बीबी का मकबरा बनाया गया वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सुनेंगे आप, फतेहपुर सिकरी, औरंगाबाद, हैदराबाद, जौनपुर, कहाँ पर है? तो ये जो है औरंगाबाद में स्थित है।
ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा। विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा या त्रिवेंद्रम, ट्राम्बे या बेंगलोर, कहाँ पर स्थित है ये अंतरिक्ष केंद्र, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिवेंद्रम में है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? ठीक है, बताना है आपको। मैंने गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ आपको प्रतीक बताए थे, जैसे घोड़ा, हाथी, कमल, मतलब ये सब बताया गया था, उसको पढ़ लीजिएगा। धर्म चक्र प्रवर्तन का क्या मतलब है, महापरिनिर्वाण का क्या मतलब है, ये सब पूछे जाते हैं प्रश्न। बताइए फिलहाल, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ, बोधगया, कपिलवस्तु या राजगृह में कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोधगया में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क, अभी आप इलाहाबाद अगर आएँ तो देखेंगे अभी भी है लिखा हुआ। अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे आप लोग। गणेश शंकर विद्यार्थी, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल या अशफाक उल्लाह खां, किसके जो है शहादत में जो है, या कह सकते हैं उनके याद में या बनाया गया? तो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से भी जानते हैं और अल्फ्रेड पार्क भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे। विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है? बताना है आपको। कटक, रामेश्वरम, कोलकाता या मदुरै, बताएंगे। विद्यासागर जो सेतु है वो कहाँ पर स्थित है? तो विद्यासागर जो सेतु है वो कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक स्तंभ कहाँ पर अवस्थित है? अशोक स्तंभ जो है कहाँ अवस्थित है? सांची में, सारनाथ में, रायपुर या गया में, कहाँ पर स्थित है? तो सारनाथ, वाराणसी के सारनाथ में। सभी लोग, मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा इसके बारे में। जो यूपी से तथ्य आपके रिलेट करते हैं, तो जो हम यूपी की एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो किसी अधीनस्थ के अंतर्गत दे रहे हों या कहीं भी, तो ये सब प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और स्टैटिक हैं, चूँकि ये बदलेंगे नहीं, तो यहाँ से प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। बताइएगा। एक बात तो यहीं पे बता दूं, स्टैटिक की बात चली है जब, तो करंट अफेयर के लिए परेशान बहुत नहीं हो जाइएगा आप लोग। शायद 1-2-3 प्रश्न आएंगे तो आपको आएंगे। आपको मैंने एक सीरीज़ दी थी अभी लास्ट टाइम, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, एक ही दिया ही है आपको वीडियो। बताइएगा, निम्नलिखित में से जो है किसने चार मीनार बनवाई थी? जो चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो कुली कुतुब शाह ने जो है चार मीनार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है? मतलब सत्याग्रह जो आश्रम है उसको और किस नाम से जानते हैं, या मेन उसका नाम क्या है? तो अहिंसा आश्रम या गांधी धाम आश्रम, साबरमती आश्रम या डांडी आश्रम? बताइए, डांडी आश्रम है, गांधी धाम या अहिंसा आश्रम या साबरमती? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, साबरमती आश्रम। नेक्स्ट बताइएगा, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने या जहांगीर ने? बताइए राइट आंसर क्या होगा? बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुलंद दरवाजे के लिए? तो अकबर ने करवाया था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर या जहांगीर ने? किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया। और ये बुलंद दरवाज़ा है कहाँ? तो ये फतेहपुर सीकरी में ही है, तो अकबर ने ही करवाया था। नेक्स्ट, दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, दिल्ली में जामा मस्जिद है, वो किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने? बताइए किसने बनवाया? दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, आपको बताना है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शाहजहां ने जो है दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। अब यहाँ आपके जो है साइंस के क्वेश्चन है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की होती है? देखिए, मनुष्य के शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और एक बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। तो पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा है जो कि दोनों है, आपको बताना है। ऑप्शन सुनिएगा, एड्रिनल ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, अग्नाशय या थायराइड? कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अग्नाशय। ये जो है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन है एक प्रकार का क्या? इंसुलिन होता क्या है आपको बताना है। नमक है, हार्मोन्स है, एंजाइम है या विटामिन है? बताइए क्या है इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंसुलिन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन होता है। नेक्स्ट,
थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है, मतलब थायराइड ग्लैंड जो होती है वो कहाँ पर होगी। ऑप्शन सुनिए, यकृत में, गले में, काख में, या इनमें से कोई नहीं। तो गले में होती है थायराइड ग्रंथि। किसी की देखिए थायराइड बढ़ जाती है तो जो फेस वाला हिस्सा होता है और गले नेक वाले जो हिस्से होते हैं जैसे लगता है एक मिल सा जाता है, और अधिकतर ये महिलाओं में ये ज़्यादा थायराइड के पाया जाता है। थायराइड इसलिए क्योंकि महिलाओं को बहुत सारे जो है जो हार्मोन्स होते हैं या उन लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरतें होती हैं कुछ चीज़ों को लेकर, तो गर्भावस्था में इसके दौरान ये थायराइड ग्रंथि की और ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस वजह से भी काफ़ी हद तक आप देखेंगे महिलाओं में ही थायराइड ग्रंथि की कमी होती है, थायराइड उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आगे देखेंगे साधारण नमक। साधारण नमक का फॉर्मूला आपको बताना है कि क्या होगा। NaCl, NaO3, NaNO3 या MgCl2 या CaCl2। इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। बताइए कौन सा होता है साधारण नमक का सूत्र, तो NaCl होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। जस्ट नीचे वो क्वेश्चन आ भी गया है, एक तो मैंने बता ही दिया आपका, बताएंगे आप लोग। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, या इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने बताया कि सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम बताइए। मैंने आपको कुछ व्यापारिक नाम बताए थे कुछ तत्वों के, उसको भी पढ़ लीजिएगा। सारी चीज़ें मैंने दी हैं, मैक्सिमम चीज़ें ये सब जो मैं बता रही हूँ। बताइए, ऑप्शन सुनिएगा। सोडियम थायोसल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, या सिल्वर आयोडाइड। तो जो फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग होने वाला हाइपो रसायन है उसको कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा। यहाँ बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग होगा। बेकिंग मतलब बनाने से मतलब है। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र बताइए क्या है, या रासायनिक फार्मूला। सोडियम कार्बोनेट उसको कहेंगे, या सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम एसीटेट, या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला बताएंगे धोने का सोडा है जिसको धोवन सोडा कहते हैं, उसका जो है प्रचलित नाम या कह सकते हैं आप रासायनिक नाम क्या होता है बताइए। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या तो पोटेशियम कार्बोनेट। क्या होगा राइट आंसर। तो जो धोने वाला सोडा होता है उसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। देखिए दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है, तो यहीं पे कन्फ्यूज़न भी होता है जहाँ थोड़ा अंतर होता है। देखिए जब सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करेगा तो वो खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा हो जाएगा, और धोवन सोडा जो होगा उसमें बाइकार्बोनेट नहीं लगा है, सिर्फ कार्बोनेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे आप लोग हीरा और ग्रेफाइट का अपरूपक कौन सा है। सिलिकॉन और सेलेनिया, कार्बन, या टीन। निम्नलिखित में से जो हीरा और ग्रेफाइट दोनों का अपरूपक कौन सा है आपको बताना है। अपरूपक के लिए भी मैंने आपको बताया था, और अयस्क, दो चीज़ें होती हैं और दोनों से ही प्रश्न आपको देखने को अक्सर मिलते हैं पेपर में। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है आपको बताना है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं, हीरे में, ग्रेफाइट में, कोयले में, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है मायोपिया से संबंधित है। देखिए मायोपिया, और अगला क्वेश्चन है आपका जो है हाइपरमेट्रोपिया। जो मेट्रोपिया या पिया वाला वर्ड जो लगा रहता है, मैंने बताया था ये सब आंखों से संबंधित बीमारी है एक तरह की। लेकिन अब यही चीज़ है कि जहाँ छोटा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो मायोपिया होता है किस में होता है पहले आप बताएंगे कि दूरदृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में, वर्णांधता या रतौंधी। ये सभी आंखों से संबंधित बीमारी के नाम भी दिए हैं ऑप्शन में। और ये जो समस्या होती है आंखों से संबंधित, तो बताइए किस चीज़ का दोष होता है तो उसको मायोपिया नाम दिया जाता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष जिनको होता है उसको मायोपिया कहते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। दोनों का आंसर आपको बता दिया है मैंने, आगे बताइएगा। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। देखिए फिजिक्स से, भौतिक विज्ञान से आपको इकाइयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है बताएंगे आप सभी लोग, अगर पता होगा तो। प्रकाश वर्ष जो है जैसे दूरी का मात्रक है, तो इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो हर्ट्ज जो है जिसको हम लोग HZ भी लिखते हैं ऐसे,
तो का यूनिट क्या है? तरंग दैर्घ्य की यूनिट है हर्ज, या तरंगों की स्पष्टता से है, या तरंगों की तीव्रता, या तरंगों की आवृत्ति से है, बताना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा तरंगों की आवृत्ति। अगर यहाँ पर तरंग न लगा रहता, केवल आवृत्ति भी रहेगा तो भी आवृत्ति, मतलब कुल मिला के आवृत्ति को मापने के लिए हर्ज यूनिट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? जो विद्युत मात्रा होती है, विद्युत धारा, उसकी इकाई बताइए। एम्पियर, ओम, वोल्ट या कूलम्ब। ठीक है, बताना है आपको कि विद्युत मात्रा जो होती है या विद्युत धारा, उसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा एम्पियर। नेक्स्ट बताइएगा, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? एसआई तो यहाँ पे दिया है आपको कन्फ्यूज़न में डालने के लिए, अक्सर ये पूछता है लेंस की जो क्षमता होती है उस किस में मापते हैं? वाट में, डायोप्टर में, ऑप्टर में या मीटर में? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा, डायोप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कंप्यूटर से यहाँ पे प्रश्न है आपके। और एक बात और, आप लोग कंप्यूटर के लिए भी परेशान मत होइएगा, 2-3 प्रश्न आएंगे। मतलब मेरा कहने का परेशान होने से मतलब ये नहीं होता जैसे आपको किसी ने बता दिया कि कंप्यूटर के तो बहुत प्रश्न आएंगे, आप सुबह शाम कंप्यूटर ही पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जो सब्जेक्ट वहाँ मेंशन किए गए हैं, जो इन्होंने लिखा है सिलेबस में, उसमें से ज़्यादा आएगा। चूँकि वहाँ पे इत्यादि चीज़ें लगा दी जाती हैं, तो कोई भी सब्जेक्ट हो जो कि जीके से रिलेट करता है तो 1-2 प्रश्न संभावना होती है आने की। ठीक है, आप लोगों ने पूछा भी था मुझसे कमेंट सेक्शन में कई अभ्यर्थियों ने कि क्या कंप्यूटर अलग से पढ़ना होगा। तो अलग से क्या मतलब है कि 2-3 प्रश्न आएंगे। अगर आपको आता है, अगर आपने जनरल कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ा है तो सफिशियंट है आपके लिए। बताइएगा, कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या तात्पर्य है? देखिए, जब जो गलती होती है, इरर को ही हम बग के नाम से जानते हैं कंप्यूटर के टेक्निकल लैंग्वेज में। देखिए, एक वायरस है, चुंबकीय डिस्क भंडारण उपकरण है, प्रोग्राम में गलती है, या एक प्रोग्राम, तो प्रोग्राम में एक गलती यानी इरर। कंप्यूटर इरर को बग के नाम से जानते हैं। और बग को जो सुधार देते हैं, जैसे हम लोग कुछ मिस्टेक करते हैं तो उसको सही कर भी तो देते हैं, तो उसी तरह से कंप्यूटर में अगर कोई गलती हो, इसको सुधार दिया गया, उसको डीबगिंग कहते हैं। बग मतलब कंप्यूटर का इरर, डीबगिंग मतलब जब वो स्थिति जो इरर है उसको सुधार दिया जाए, उसको डीबगिंग कहते हैं। नेक्स्ट बताएंगे आप सभी लोग, इंटरनेट के क्षेत्र में www, ठीक है, का प्रयोग किस लिए करते हैं? और इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, मतलब कुल मिला के। तो www जो है आपको इसको क्या कहते हैं? तो वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। ये आप हमेशा सुनते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी लिखा रहता है, हमेशा आपके वाटरमार्क पे भी हमेशा लिखा होता है www। ठीक है, आगे बताएंगे। रैम का पूर्ण रूप बताना है, मतलब रैम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसी तरीके से ROM का भी पूछ लेगा, तो मान लीजिए, तो ROM का क्या हो जाएगा? आर से हो जाएगा रीड, ठीक है, ओ से ओनली और मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी होता है रोम का फुल फॉर्म। जो रैम आपकी होती है, ये होती है टेम्परोरी मेमोरी होती है। ठीक, देख लीजिएगा, यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ, थोड़ा सा इसको पूछ लेता है कभी कभी। ये रोम है और यहाँ रैम लिखा है, तो जो रैम है हमारी, ये टेम्परोरी मेमोरी होती है, मतलब इसको हम अस्थाई कह सकते हैं। ठीक है, ये अस्थाई है, अस्थाई मेमोरी होती है। जबकि जो रोम होती है हमारी, ROM, ये रोम जो परमानेंट मेमोरी होती है, जिसको हम स्थायी मेमोरी कहते हैं। तो जब आप प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर पे कोई काम करते रहते हैं, ठीक है, या लैपटॉप, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, जब तक आप उसको सेव नहीं करें, कंटिन्यू काम करें, लाइट चली जाती है तो जो आपका मैटर आप बना रहे हो, सेव नहीं किया तो वो चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि वो रैम पे काम कर रहा है, रैंडम एक्सेस पे काम कर रहा है वो। ठीक है, अगर आपने उसको सेव कर दिया तो वो रीड ओनली मेमोरी में चला जाता है, इसीलिए इसको परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। और जो आपका रैम होता है, RAM होता है, इसको रीड एंड राइट मेमोरी कहते हैं। इसी रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी को और किस नाम से जानते हैं? रीड एंड राइट मेमोरी। जबकि रोम को हम सिर्फ रीड ओनली कहते हैं। इसको रीड राइट दोनों करते हैं, लेकिन इसको हम रीड ओनली मेमोरी केवल कहते हैं, रीड करने के लिए। ठीक है, और भी कॉन्सेप्ट हैं कंप्यूटर के, लेकिन चूंकि अभी आपके पास इतना वक्त नहीं है कि सब कुछ जाना जाए, जो यहाँ पर दिखा मुझे बताने लायक मैंने बता दिया। आगे बताएंगे आप लोग। CPU का फुल फॉर्म बताना है आपको कि क्या होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूसेज। तो सबसे सही इसका क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है CPU को और क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन, मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर के CPU को कहते हैं। ठीक है, मेन कंपोनेंट की बात करें तो आपको क्या क्या चाहिए होता है? कंपोनेंट का मतलब ऐसी कुछ प्रमुख डिवाइसेस होंगी जिससे आप कम्प्लीटली कंप्यूटर ऑपरेट कर पाओगे। जैसे देखें, ये मॉनिटर आपका ज़रूरी होता है, या आपका ये CPU ज़रूरी होता है, माउस ज़रूरी है और कीबोर्ड।
ठीक है, ये 4 चीज़ें तो होनी चाहिए। अब इसमें एक्सटर्नल चीज़ें आप एंटर कर लो, जैसे कि आपने प्रिंटर लगा लिया, स्पीकर लगा लिया, मॉडेम कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब ज़रूरी नहीं है आपके लिए। कम से कम आपके पास मॉनिटर, सीपीयू और आपके पास माउस कीबोर्ड होगा तो कम्प्लीटली आप वर्क कर पाएंगे इसमें कंप्यूटर में। ठीक है, आगे देखेंगे। बताइएगा, सीपीयू का हो गया अर्थ पूरा। अब बताएंगे CAD का जो है अर्थ बताना है। CDEC एक संस्था है जो कि पुणे में है, जो कि जहाँ सारे जो है कंप्यूटर के काफ़ी पार्ट्स और बनाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चीज़ें बनती हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ बताना है CAD का क्या तात्पर्य है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, राइट आंसर ए हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इसी प्रकार से IBM का भी बहुत बार पूछा गया है। IBM का पूर्ण रूप बताइएगा कि इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इटालियन बिजनेस मशीन या इंट्रीगल बिजनेस मशीन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बताएंगे आप सभी लोग। 1857 की जो क्रांति हुई थी बरेली में, उसके विद्रोही नेता कौन था? खान बहादुर या कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह या बिरजिस कादिर, कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताना है आपको। बरेली से कौन था 1857 में? 1857 से रिलेटेड मैंने आपको चीज़ें और बताई भी थी इंपॉर्टेंट। तो खान बहादुर खां फिलहाल बरेली से रहेंगे, याद कर लेंगे आप लोग। आज़ादी की पहली लड़ाई जो है, कहा जाता है कि जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था, ये आज़ादी के लिए पहला जो है लड़ाई थी स्वतंत्रता के लिए, लेकिन वो बहुत सारे कारणों से दब गई। ठीक है, तो बाद में लेकिन सबको ये लगा कि ये पहली वही थी। बताएंगे, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? आपको बताना है। तात्या टोपे ने, लक्ष्मीबाई ने, बहादुर शाह सेकेंड यानी जिसको जफर कहते हैं, बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं, या भगत सिंह। बताइए कौन है जो इन्होंने 1857 की जो है क्रांति में भाग नहीं लिया था? आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? कुल मिला के कहना यह है कि जो शामिल रहेगा वही संघर्ष करेगा। बताइए, ऑप्शन देखिए। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान या माखन लाल चतुर्वेदी। बताइए राइट आंसर इनका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहादत खान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? लाला डलहौजी की हड़प नीति थी, अंग्रेजों का कर्म धर्म में जो है हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष या भारत का आर्थिक शोषण। देखिए, कारण जितने यहाँ दिख रहे हैं ना, हैं तो सभी, लेकिन पूछा गया जाए तात्कालिक कारण आपको बताना है कि क्या था। तो तात्कालिक कारण की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। नेक्स्ट, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? कुल मिला के डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि तात्या टोपे को और किस नाम से जानते हैं, उनका मूल नाम क्या था? बताएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले, नाना साहेब, बालाजी राव या रामचंद्र पांडुरंग। क्या था तात्या टोपे का एक अन्य नाम? आपको बताना है। तो उनका अन्य नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 पे आ चुके हैं। ठीक है, बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइएगा, व्यापार था, पशुपालन था, शिकार या कृषि? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मेन व्यवसाय आपको बताना है कि क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मेन व्यवसाय जो है व्यापार था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? मतलब किस तरीके के थे? ग्रामीण थे, मतलब गांव से थे, शहरी थे, या यायावार या खाना बदोश जीवन व्यतीत करते थे, या जनजातीय थे? मतलब खाना बदोश का मतलब होता है जैसे आज यहाँ बसेरा लगाया, खाया पिया, फिर अपने भ्रमण में निकले, फिर कहीं पे अपना टेंट लगाए, वहाँ रहे, फिर आगे बढ़े। तो पहले ऐसे ही होता था खाना बदोश जीवन। तो वही पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो कैसे थे? तो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो चूँकि शहरी सभ्यता थी तो शहरी थे वो लोग। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरे मैंने टोटल 100 क्वेश्चन के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कराए हैं। बताइएगा ज़रूर कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन सही मिले।
आपने किए हैं। और एग्ज़ाम में अगर यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा तो भी आप लोग जब एग्ज़ाम देखे आएगा तो बताइएगा कि जितनी चीज़ें मैंने आपको दी हैं उसमें से कितने क्वेश्चन आप वहाँ को देखने को मिल रहे हैं। एक बात और बता दूँ, किसी ऐसा ये चीज़ जो मैं बता रही हूँ ये कोई यूनिक चीज़ नहीं है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा यही सब कुछ जाता है। बस ये होता है कि अगर हम किसी के थ्रू कोई चीज़ पढ़ते हैं तो एक कंसंट्रेशन हमारा बना होता है, मटेरियल एक जगह हमें अवेलेबल हो जाता है। जीके जीएस तो सबके पास है, सबके पास किताबें होती हैं, पर एक सीक्वेंस नहीं बन पाता पढ़ने का जब तक हम लोग किसी से टच में नहीं होते हैं, कहीं से पढ़ते नहीं हैं। तो बस यही प्रक्रिया होती है कि हमारा जो है रूटीन गड़बड़ हो जाता है अगर कोई एग्ज़ाम डेट नहीं होती। फिलहाल यही सब है इस क्वेश्चन में, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट सीरीज़ में हम जल्द आपसे मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं जल्दी। जय हिंद।